जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। हमने आपसे कहा था कि आज की क्लास में जो न्यू एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ की, न्यू एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ की, वो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। और मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के ठीक पहले कराऊंगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि पुरानी पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप ये बात जानते हैं कि मैंने आपको शुरू में भी बोली थी कि बेटा आपकी जो एनसीईआरटी आप उसको पढ़ो, नई वाली के चक्कर में अभी मत पढ़ो, मैं देखूंगा तो मैं खुद ही करा दूंगा, उसमें से जो नया चीज आएगी, जो नए डेवलपमेंट होंगे वो मैं खुद ही बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जो न्यू एनसीईआरटी, लोगों भी लगा देना, जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें 80% नहीं, आगे के पेजेस में नहीं है, 80% क्या है, सेम कंटेंट एज ओल्ड एनसीईआरटी, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप नई एनसीईआरटी में कुछ बहुत ज्यादा नई चीजें हैं। दूसरी बात, अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर खासकर जितनी भी क्लासेस देखी होंगी जहां पे नई एनसीईआरटी की फोटो लगी है, उसके अंदर आपने क्वेश्चंस पुराने ही देखे होंगे। पर अभी जो आप आगे अगले 1.5-2 घंटे के अंदर जो कुछ नए सवाल देखने वाले हैं, हो सकता है कि उनमें से बहुत सारी चीजों को आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसको सुन के पैनिक नहीं होना है ना। ये जस्ट हम एक प्रिकॉशन मेजर के तौर पे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन मेजर के तौर पे मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर एग्जामिनर को लग ही गया कि उसे नई एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाने चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहां से सवाल बना देगा, तो आप क्या हो जाएंगे, गड़बड़। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, पर उसके लिए मैं खड़ा हूं यहां पे। तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा और सवाल को ध्यान से करिएगा। आज की क्लास में ये बिल्कुल नहीं देखना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन सही करने नहीं आए हैं, नई एनसीईआरटी के अंदर कौन सी नई चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो हम उसको देखने आए हैं, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। तो अगर आप एकदम सही हैं तो बताइए, आप हम लोग शुरू किया जाए। और आज के बाद, खैर अभी तो समय नहीं है लोगों के पास, पर बहुत सारे लोगों को आज पता चल जाएगा कि अच्छा ये पढ़ाना था। ठीक है, शुरू किया जाए। तो मुझे पता है कि जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक कोई और करेगा भी नहीं। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत। कॉपी रख लो, हाँ बिल्कुल कॉपी वॉपी रख लो। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा। आप देख रहे हो, सवाल नहीं है, यहां पे एक फोटो बनी है, ठीक है। आपकी नई एनसीईआरटी में एक चेंज किया गया है। पहले इस चेंज को समझ लेते हैं, क्या चेंज किया गया है। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्लास 6 में हिस्ट्री भी था, पॉलिटी भी था और ज्योग्राफी भी था। ऑलमोस्ट इसमें 10 to 11 चैप्टर्स थे, इसमें भी लगभग 10 चैप्टर्स थे, इसमें भी लगभग 10 to 11 चैप्टर्स थे। तो इन सारे चैप्टर्स को कंबाइंड करके क्या कर दिया गया है, 14 चैप्टर बना दिए गए हैं, 14 चैप्टर बना दिए गए हैं। और इनमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। पहले से कंटेंट कम किया गया है, फैक्चुअल जो पोर्शन थे उनको कम किया गया है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस बनाए गए हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है कि पेडागोजी में आपसे एक नया सवाल आ सकता है, उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो सोशल साइंस है, इसके अंदर अब क्या है, जैसे आपकी ईवीएस में है ना, बहुत सारी थीम्स हैं, ईवीएस में 6 तरह की थीम है, ऐसे ही यहां पर क्या किया गया, ऐसे ही यहां पर क्या किया गया है, यहां पर कुछ थीम बना दी गई है। तो टोटल कितनी थीम बनी है, तो 1 2 3 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ थीम्स कितनी है, 5। तो एक क्वेश्चन आपसे एसएसटी की पेडागोजी में यह आ जाएगा कि एसएसटी पेडा के अंदर यह आ जाएगा कि क्लास 6 के अंदर कितनी थीम्स हैं। तो याद रखिएगा कितनी थीम्स है, 5। कौन कौन सी थीम्स हैं, तो जो पहली थीम है
है ना। जो पहली थीम है, पिक्चर दिख नहीं रही होगी तो परेशान मत होना, वो तो इसमें पीडीएफ में लगी जाएगी, वहां से देख लोगे। सबसे पहली जो थीम है ना सोशल साइंस के अंदर, उसको क्या बोला गया है, उसको क्या बोला गया है? तो सबसे पहली जो थीम है वो है भारत और विश्व। सबसे पहली थीम क्या है? भारत और विश्व है। इंडिया एंड द वर्ल्ड है। लैंड एंड द पीपल, लैंड एंड द पीपल, है ना, लैंड एंड दी पीपल, जिसके अंदर यह समझाया गया है कि जो ज्योग्राफिकली हमारा जो लैंड है या जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें हैं, कॉन्टिनेंट है, ओशंस है, वो क्या है, उनके अंदर क्या बातें कही गई हैं। तो इसमें लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ बताया गया है। अब ये थीम हो गया, ये टॉपिक हो गया, और ये इसके क्या हो गए? सब टॉपिक हो गए। ये थीम हो गया, ये इसके क्या हो गए? सब थीम हो गए। तो जैसे थीम ए के अंदर 3 छोटे छोटे थीम है, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक है, ओशन और कॉन्टिनेंट वाला टॉपिक है, और आपका लैंडफॉर्म्स ऑफ लाइफ का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर बता दिए गए। दूसरा थीम जो है वो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट होता है अतीत के चित्रपट, यानी आपकी शुरुआत हुई है ज्योग्राफी से और उसके बाद हिस्ट्री आई है। अतीत के चित्रपट में क्या क्या है? इसमें टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बनाया गया कि कैसे हिस्ट्री को समझने के लिए हम ईसा पूर्व और ईसवी की बात करते हैं, जिसको अब हम कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के अंदर कर दिए। इसलिए आपकी किताब में सामान्य संवत और सामान्य पूर्व संवत बताया गया है। ठीक है, तो टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बताई गई। दूसरा जो इसके अंदर चैप्टर बताया गया अतीत के चित्रपट में, वो बताया गया इंडिया दैट इज भारत, जिसके अंदर भारत के नामकरण को बताया गया कि कैसे भारत का नामकरण पड़ा। तो ये आप ओल्ड एनसीईआरटी में भी पढ़े थे कि ग्रीक्स ने, पर्शियंस ने, उसके बाद अरबी लोगों ने किस तरीके से भारत का नाम भारत पड़ा, भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हम इंडिया बोल रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तीसरी बात जो है वो सिविलाइजेशन की बिगिनिंग यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात की गई है। यहां पर फैक्चुअल बातों के बजाय समझाने पर बल दिया गया है। जो तीसरा है वो है हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान और परंपराएं। सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान और परंपराएं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अब सामाजिक विज्ञान की किताबों में राजा रानियों को छोड़कर कल्चर ट्रेडिशंस इनके बारे में बताया जा रहा है, ताकि बच्चों को नए तरीके से क्या किया जाए, सोशल स्टडीज को पढ़ाने का एक नया अप्रोच लाया जाए। नीरस और उबाऊ नहीं होना चाहिए, सिर्फ राजा रानियों के बारे में नहीं होना चाहिए। कल आपने पेडागोजी में इस तरह का सवाल किया था, और उसी को देखते हुए थीम सी बनाया गया, अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन, जिसके अंदर इंडिया के कल्चरल रूट्स के बारे में बताया गया, जैनिज्म बुद्धिज्म पे बात की गई है, और पॉलिटी का एक क्वेश्चन बना दिया गया है। पॉलिटी का एक सवाल यहां लगा दिया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता या एक में अनेक, ये बात इसके अंदर कही गई है। चौथा जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसका नाम है शासन और लोकतंत्र, जिसमें हमें सरकार के बारे में बताया गया है, सरकार के बारे में बताया गया है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट पे बात की गई है, सरकार का बेसिक लक्षण क्या होता है, फैमिली और कम्युनिटी की बात की गई है, फैमिली और कम्युनिटी की बात की गई है कि परिवार क्या है, समुदाय क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा सोशियोलॉजी का पुट भी डालने की कोशिश की गई है। एक बेसिक डेमोक्रेसी यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी, आधारभूत लोकतंत्र जो होता है, उस पर बात की गई, गवर्नेंस पे बात की गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में यानी पंचायती राज और स्थानीय शासन, नगर निगम, इन पर बात की गई है। और लास्ट का जो थीम है वो है इकोनॉमी अराउंड अस, यानी हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर कितने थीम हैं? कितने थीम है बेटा? कितने थीम है? 5 थीम है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बन सकता है, और दूसरा उन 5 का
नाम से सवाल बन सकता है। हर थीम के अंदर सब थीम दिया हुआ है, हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दिया हुआ है, और ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 3 टॉपिक यहां है, 3 यहां है, 2 यहां है, 4 यहां है और 2 यहां पर है ना। तो लगभग हर थीम के अंदर कुछ सब टॉपिक या सब थीम भी दे रखी है। तो यहां से ये क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो पेडागोजी में बना देंगे, बनाना होगा तो किसमें बना देंगे, पेडागोजी में बना देंगे। जैसे ईवीएस में आता ना कितने थीम है, वैसे अब यहां आएगा क्वेश्चन एक, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 1, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 1, विविधता एवं एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। यह कथन किससे रिलेटेड है, यह कथन किससे रिलेटेड है, बताओ, ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन नेचुरल टू इंडिया is essential and is essential to its nature and existence. This feeling of many in one will establish India on the sure foundation of its nature and स्वधर्म, whose statement is the above। ठीक है, अब अगर ये सवाल आ गया, मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि डाइवर्सिटी के ऊपर विविधता और एकता पर बात की जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने कहा कि भारतीय विविधता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर है। पर अगर ये स्टेटमेंट आएगा और आप पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू लिखा होगा तो आप सब लोग जैसे ए जवाब दे रहे हो, आप जवाब दे दोगे, और जितने लोगों ने ए जवाब दिया होगा सबका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो याद रखना ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है अरविंद घोष का। इंडियन यूनिटी को लेकर, भारतीय एकता को लेकर बहुत सारे लोगों ने कई कई तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। हम जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को किसने फ्रेज किया, क्वाइन, ये बातें जवाहरलाल नेहरू ने की, हम ये अभी तक जानते थे, अभी तक पढ़े थे। पर कुछ और चीजें जो हमें जाननी है, उसमें अरविंद घोष का एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट ये है, अरविंद घोष ने भारतीय एकता पर बात करते हुए ये बात कहा कि भारतीय एकता जो है ये भारत को उसके स्वभाव और स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर क्या करेगा, स्थापित करेगा। तो अरविंद घोष ने भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिए, ये स्टेटमेंट आएगा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। वैसे अपने को यही याद करके जाना है कि जवाहरलाल नेहरू ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बात कही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर बात कही, विविधता में एकता पर बात की, ये उनका ही फ्रेज था, विविधता में एकता पर बात की, और इनका जो स्टेटमेंट है वो है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई वस्तु नहीं है, ऐसे करके इनका क्या है, स्टेटमेंट है। पर ये अगर स्टेटमेंट आएगा तो किसका होगा, अरविंद घोष का। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन आपके गलत होंगे आज, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं है, सुने ही नहीं है। आ सकते हैं, तो ये लोड ही नहीं लेना है कि मेरा गलत हो रहा है, बस आपको सुनते चलना, ध्यान से सुन लीजिए, जो बातें समझा रहा हूं समझ लीजिए। अगर एग्जामिनर अपनी चाल चलेगा तो हमारे पास उसकी पहले से एक सवा चाल होगी, वो डाल तो हम पात, ठीक, कुछ नहीं छूटने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, मानव समाजों और संस्कृतियों के का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो लोग मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है, दोज हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी कहलाते हैं, मानव विज्ञानी कहलाते हैं, पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं। बताओ, तो जो लोग, दोज हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, जो लोग ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्हें क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
हम लोग इस तरह के शब्द अक्सर सुनते हैं पढ़ते समय, मानव विज्ञानी, भूतत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, जीवाश्म के बारे में सुनते हैं। तो दरअसल ये लोग हैं क्या, किसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, इस पर आपका सवाल अगर बनना होगा तो बनाया जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी पे चूंकि पहले भी सीटेट में सवाल आया हुआ है, जब सीटेट ऑनलाइन हुआ था, तो हो सकता है कि एंथ्रोपोलॉजी पे आपसे क्वेश्चन आ जाए। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या होता है, वो मानवीय संस्कृतियों का और मानवीय समाजों का अध्ययन होता है ना। और इसमें हमेशा ये चीज देखी जाती है कि इसकी जो स्टडी होती है, उनकी स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, कुछ वर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भूविज्ञानी हो गए। भूविज्ञानी जिनको इंग्लिश में कहा जाता है जियोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का काम क्या है? ये क्या करते हैं? स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब काम करते हैं। तो भूवैज्ञानिक का काम क्या है? जो भूवैज्ञानिक होता है वो क्या करता है? वो पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। जो जीवाश्म विज्ञानी होता है, जिसको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये फॉसिल को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इन फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या करता है? जीवाश्म विज्ञानी क्या करता है? ये अवशेषों का अध्ययन करता है। ये जीवाश्म का क्या करता है? अध्ययन करता है। उसको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर मानव विज्ञानी आते हैं, जिनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनका काम होता है कल्चर को क्या करना? कल्चर को क्या करना? स्टडी करना। ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या करना? स्टडी करना। और फिर आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्व विज्ञानी। ये क्या करते हैं? मानव पौधों और पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों, जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, इनको स्टडी करते हुए हिस्ट्री का क्या करते हैं? मेकिंग। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरिन्स, टॉयज, बोन्स। इनका काम है क्या? इनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो यहां से आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से आपका मैचिंग क्वेश्चन बन सकता है, अगर नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में किससे है? The globe of Earth stands in space made up of water, earth, fire and air and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. This statement is related to which of the following? पृथ्वी को किसने ये बात कही? पृथ्वी को किसने ये बात कही कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, लेकिन पृथ्वी पर जल, वायु, अग्नि, ये सारी चीजें मौजूद हैं? किसने ये बात पृथ्वी के लिए बोली थी? आर्यभट्ट, पाणिनि, हेरोडोटस, वराह मिहिर। तो किसने ये बात बोली थी? ये बात बोली थी आर्यभट्ट ने। ये बात किसने बोली बेटा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट अपनी जब आर्यभट्टियम लिखा, तो आपको पता है कि आर्यभट्ट अपनी आर्यभट्टियम में, ये आर्यभट्ट जो है वो क्या था? आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट स्कॉलर तो थे ही, राइटर भी थे। और उन्होंने अपनी जब आर्यभट्टियम लिखी, तो उसमें उन्होंने क्या किया? ग्रहण के बारे में, एलिप्सिस के बारे में चीजें बताई। उन्होंने उसमें शून्य के आविष्कार को लेकर चीजें बताई। उसमें उन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया, पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बताया। उन्होंने बताया पृथ्वी कैसे रोटेट करती है सन के अराउंड और अपने एक्सिस पे घूमती है, तो घूर्णन रेवोल्यूशन के बारे में भी उन्होंने बताया। और पृथ्वी को उन्होंने ये बात बोली कि पृथ्वी क्या है? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इट्स स्फेरिकल। तो पृथ्वी क्या है? स्फेरिकल शेप में है। पृथ्वी क्या है? स्फेरिकल शेप में। पृथ्वी गोलाकार में है। ये बात आर्यभट्ट ने इतने साल पहले बता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अक्षांशों को अंशों में नापा जाता है, डिग्री में व्यक्त किया जाता है। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध होता है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, इसे उष्ण कहा जाता है। और उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीतोष्ण होती है। नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल द क्लाइमेट इज टेम्परेट। अब ये समझ पर है
कि आप समझ पे क्वेश्चन बता देंगे, तो बताइएगा क्या हो जाएगा जवाब। कौन से बैच में? टेक्निकल मिश्रा जी। आप में से जो लोग अभी तक रिवीजन नहीं किए हो, है ना, तो कंटेंट का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कल पेडागोजी देख लिए होंगे, तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसका अभी एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा। तो अगर आप अब भी चाहें, जिन लोगों ने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, जो 5 days 5 मैराथन्स कराई थी, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा रात में 9 PM से, तो लगभग 12 घंटे का लेक्चर होगा ये, 9 PM से चलेगा यूट्यूब पर। तो अगर अभी भी कोई ऐसा है, कोई ऐसा नालायक बच गया हो कि जिसने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, तो अगर आप ये एक क्लास रिवाइज कर लेंगे तब भी आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाएगा, बशर्ते कि आपने मेरी कल की पेडागोजी की क्लास देखी हो और कल की पेडागोजी में जो पेडागोजी और बताई थी देखने के लिए वो देख ली हो। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीतोष्ण नहीं होती, यहां पर क्या हो जाता है, शीत कटिबंध हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, शीत कटिबंध हो जाता है। यहां पर टेम्परेट नहीं रहता, यहां पर फ्रिजिड जोन हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है, फ्रिजिड जोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्षांश और जलवायु के बीच सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो पोल्स पे आकर क्या होगा, पोल्स पे आकर क्या होगा, बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा। तो 0 से 30 डिग्री अप 30 डिग्री डाउन, ये होता है उष्ण कटिबंध। ये होता है उष्ण कटिबंध, यानी भूमध्य रेखा के आसपास बेल्ट जो बनती है, तो भूमध्य रेखा के आसपास चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, इसे उष्ण भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो कटिबंध यानी कमर की पेटी यानी बेल्ट बना, उसे बोला गया क्या, उसे बोला गया उष्ण कटिबंध। उससे ऊपर जो बेल्ट बनेगा, उससे ऊपर जो बेल्ट यहां और यहां बनेगा, यह कहलाएगा शीतोष्ण, टेम्परेट जिसको बोलते हैं, शीतोष्ण। और सबसे ऊपर जो बेल्ट बन रहा है यहां पर और यहां पर, यह कहलाता है शीत कटिबंध, यह कहलाता है शीत कटिबंध। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ये वैसे सबको सही करना चाहिए था, मुझे नहीं पता क्यों गलत किया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ग्रीनिच याम्योत्तर पर पहली ज्ञात याम्योत्तर रेखा नहीं है। ग्रीनिच याम्योत्तर यानी ग्रीनिच मेरिडियन जो है वो पहली ज्ञात याम्योत्तर रेखा नहीं है। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट नोन प्राइम मेरिडियन। यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर रेखा थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। इंडिया हैड इट्स ओन प्राइम मेरिडियन कॉल्ड द मीडियन लाइन मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप। तो मीडियन लाइन यूरोप के बताने से बहुत पहले ही हमारे पास थी। यह मध्य रेखा गुजरात के मध्य से होकर गुजरती थी। दिस मेरिडियन पास थ्रू द मिडिल ऑफ गुजरात। और डी कह रहा, उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा। उज्जैन हैज बीन अ रिनाउंड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी फॉर मेनी सेंचुरीज। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें यह बताना है। हमें इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से, पूरे एकदम जिसको कहते हैं होशो हवास के साथ और पूरे इत्मीनान से सुनो। ग्रीनविच मेरिडियन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। लंदन के पास ग्रीनिच नाम की जो लेबोरेटरी थी, ग्रीनिच से जाती थी लेबोरेटरी जो वहां पे थी, उससे एक काल्पनिक रेखा मान ली गई और फिर पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको तुम क्या बोलते हो, तुम ग्रीनिच लाइन या प्राइम मेरिडियन बोलते हो। पर ऐसा नहीं है कि पहले समय की गणना नहीं होती थी या पहले इस तरह की कोई मानक समय रेखा नहीं होती थी। बिल्कुल, तो ये दुनिया की पहली
एक ज्ञात याम्योत्तर नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट नोन प्राइम मेरिडियन। बहुत सारे देशों ने पहले अपने अपने प्राइम मेरिडियंस क्या कर रखे थे, बना रखे थे। और चूंकि पहले क्या था, ग्लोबल कॉन्सेप्ट था नहीं, वैश्विक कॉन्सेप्ट था नहीं, तो अपने अपने देश में बहुत सारे देश ऐसे थे पुराने समय में जिनके अपने प्राइम मेरिडियन होते थे। जैसे कि भारत का अपना एक प्राइम मेरिडियन होता था और वो उज्जैन के पास से होकर जाता था। कहां से होकर जाता था? उज्जैन, जिसको पुराने समय में उज्जयिनी बोलते थे। क्या बोलते थे? उज्जयिनी बोलते थे। वहां से होकर गुजरता था, ना कि गुजरात से। और भारत की जो प्राइम मेरिडियन थी एंशिएंट टाइम में, उसे मध्य रेखा कहा जाता था, उसे मध्य रेखा कहा जाता था, है ना। बहुत समय तक उज्जैन एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। वराह मिहिर जो व्यक्ति हैं, जो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे गुप्ता पीरियड में, वराह मिहिर जो है वो यहां पर रहते भी थे, उज्जैन में रहे भी थे और यहां पर उन्होंने स्टडी भी किया था। उज्जैन में रहकर स्टडी भी किया था, मैथमेटिकल प्रोफेसर थे और एस्ट्रोनॉमी पे भी काम करते थे। आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमी पे काम किया था। तो उज्जैन वाज द प्राइम मेरिडियन, जो आज वर्तमान में नैनी के पास, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है हमारी समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट। एंशिएंट पीरियड में ये रेखा जो है वो क्या थी, एक प्रमुख संदर्भ थी, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी, इंडियन टेक्स्ट बुक्स में भी क्या किया गया है, इसको मिलाया गया है, इसको बताया गया है ना। और कुछ अगर आप भारत के मैप पर एक ऐसे मान लीजिए लाइन खींच दें जो उज्जैन से होकर जाएगी, तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिटीज जो है ना इसमें देखने को मिलेंगी। तो भारत की ये एंशिएंट प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? एंशिएंट प्राइम मेरिडियन है ना, प्राचीन मानक याम्योत्तर है। इसे बोला गया मध्य रेखा। और आप देखिए कि ये मध्य रेखा काल्पनिक जो है वो कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। इसका डिग्री भी आज की डेट में बताया गया है। डिग्री इसकी थी 75.8 डिग्री ईस्टर्न, जबकि वर्तमान में जो समय रेखा है, जो वर्तमान मानक रेखा है, वो क्या है? भारतीय समय रेखा, जिसको हम IMT बोलते हैं, इंडियन मीन टाइम बोलते हैं, या IMT बोलते हैं, या स्टैंडर्ड मीन टाइम बोलते हैं। वो है 82 डिग्री 30 मिनट और ये है 78 डिग्री 8 मिनट पे। तो ये उज्जैन के पास आप देखिए माहिष्मती। तो जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि अवंती नाम का जनपद था, उसकी 2 कैपिटल थी। नॉर्थ अवंती की कैपिटल थी उज्जैन और साउथ अवंती की कैपिटल थी माहिष्मती, वो जो बाहुबली में बताया गया है माहिष्मती, है ना। और इसमें देखो आप लाइन से दिल्ली के बहुत पास में, रोहतक के पास, कुरुक्षेत्र के पास, है ना। यहां से देखो उज्जैन, माहिष्मती, है मालव नगर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के आसपास से होकर जा रही है। ये सारे क्वेश्चन अभी तक देखे थे कहीं पे, किसी यूट्यूब पे, सोशल साइंस की तैयारी में? आज के बाद देखोगे। खैर अब तो क्या ही देखोगे, 2 दिन बचा हुआ है, पर अब देखने लगोगे। चलो अगला देखो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नॉट ट्रू। देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने में तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। ठीक है, 1 दिन का परिवर्तन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? खैर यहां पे नॉट ट्रू नहीं होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था। नॉट गलती से लग गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और टाइम जोन को भी परिभाषित किया जाता है। लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस टाइम एंड ऑल्सो डिफाइंस टाइम जोन्स। और फिर कह रहा है जो डेट चेंजेस बाय 1 डे व्हेन वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
चाहे हम ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, तो जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा होता, जो वेस्ट से ईस्ट जा रहा होता, वो एक दिन का क्या कर लेता, अपने घड़ी में, कैलेंडर में चेंज कर लेता है। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड, ग्रीनलैंड, बोर्नियो, सुमात्रा। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? आइलैंड किसे बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं हम ऐसे एरिया को जो चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है। चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है ना? उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताओ? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रीनलैंड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, आइलैंड क्या होते हैं? किसी जमाने में पर्वतों के भाग रहे होंगे जो समुद्र के बीच में पर्वत बन जाते हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोजन से क्या होते चले गए, कटते चले गए। या किसी जमाने में कॉन्टिनेंट्स के पार्ट रहे होंगे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गए, कटते चले गए और इनके चारों तरफ क्या हो गया, पानी। तो ऐसा लैंड का एरिया जो चारों तरफ से पानी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ठीक है, ठीक। अगला सवाल देखते, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है। द ओशंस हैव बीन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस फ्लोरा। बताओ। अच्छा, यहां पे ना एक चीज बता देता हूं मैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत, तो भारत में लगभग कितने द्वीप हैं? भारत में लगभग कितने द्वीप हैं? भारत में लगभग 1300 से अधिक आइलैंड हैं। भारत में अधिक द्वीप हैं, 1300 से अधिक। और दो प्रमुख द्वीप समूह है। दो प्रमुख द्वीप समूह है। हालांकि ये सब इंडिया वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। दो प्रमुख द्वीप समूह है, कौन कौन सा? तो अरब सागर वाली साइड में क्या है? अरब सागर वाली साइड में है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वाली साइड क्या है? अंडमान निकोबार। बंगाल की खाड़ी वाली साइड में क्या है? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत जो है दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स में अपनी पहुंच बना रहा है। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां भारत भी और देशों के साथ, उसने भी वहां पर अपने स्टेशंस बनाए हैं। उसने भी अपने क्या किए हैं? स्टेशंस बनाए हैं, है ना? तो आपने पढ़ा होगा कि अंटार्कटिका में 3 स्टेशन है। सबसे पहला बनाया गया था दक्षिण गंगोत्री, जो अब बंद हो गया, जो अब क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। 1983 में दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था ना, दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था ना, है ना? उसके अलावा मैत्री और भारती, 3 स्टेशन है जो कि वहां पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? महासागरों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। सही है बात? ठीक है। दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
अब होल्ड योर हॉर्सेस, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अमेजन को क्या कहते हैं, अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन महासागरों में जो ओशनिक फ्लोरा पाया जाता है, महासागरों में भी बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन ओशनिक फ्लोरा से भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आती है। महासागर वाटर साइकिल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाटर साइकिल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि महासागर ही बारिश लाने का क्या करते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं। जब वाटर साइकिल में मैंने आपको बताया था कि महासागरों से इवेपोरेशन होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, और ये वाष्पन ऊपर जाकर क्या होता है, कंडेंस होकर क्या बनता है, बादल बनते हैं, कंडेंस होकर बादल बनते हैं। यहां पर संघनन की क्रिया होती है, और यहां जो कॉन्टिनेंट्स हैं फिर इन पे क्या होता है, इन पे वर्षण की क्रिया होती है, और फिर यहां से ये अपवाहित होकर, यहां से ये अपवाह होकर, रन ऑफ होकर क्या हो जाते हैं, वापस ओशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक न्यू डेवलपमेंट जो आपकी एनसीईआरटी में की गई है, उसमें यह बात बताई गई है कि महासागरों को भी क्या बोला जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। तो अमेज़न को भी बोला जाता है और महासागरों को भी बोला जाता है, दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, देखिए न्यू एंट्री के तहत ये वाला पॉइंट, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के आवश्यक भाग हैं, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। भले ही हम ध्यान न दें, ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। हमने उल्लेख किया है कि महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है, ये पृथ्वी के जलचक्र का क्या होते हैं, भाग होते हैं। महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी क्या बन जाएगी, मरुस्थल बन जाएगी। यह भी ज्ञात है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो अमेज़न को भी पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, और महासागर, महासागर में जो वहां पर फ्लोरा है, जो वहां के वनस्पति है, इनको क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। आगे बात समझ में, इसलिए मैं फिर आपको समझा रहा हूं कि बिल्कुल मत घबराइए कि अरे तो गलत हो गया, अरे अब हमारा क्या होगा। कई लोगों का क्या होता है, एक सवाल गलत होता है तो हार्ट अटैक आने लगता है, यानी बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा हमारा। मैं यहां खड़ा हूं, और जब तक मैं यहां खड़ा हूं किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर ले। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। ठीक, सर मुझे वर्ड हिस्ट्री पढ़नी है, अरे पहले अभी सीटेट तो पढ़ा लेने दो यार हमको। ठीक है, क्लियर है, चलो अगला देखो। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, अब अभी तक तो आप लोगों ने रोज मेरी नाक में दम किया था कि सर न्यू एनसीईआरटी करा दीजिए, न्यू एनसीईआरटी करा दीजिए। अब मैं करा रहा हूं तो भी आपको प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि इतना मत लोड लीजिए नई एनसीईआरटी का, आपको वही पढ़ना है जो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे। मैं लास्ट में एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूंगा, जैसे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, यह सवाल हमसे पूछा जाता है। हमसे सीटेट में कुछ कुछ डेट पूछी जाती हैं। हमसे सीटेट में 8 मार्च पूछा जाता है, हमसे सीटेट में 8 मार्च पूछा जाता है, हमसे सीटेट में 22 मार्च पूछा जाता है ना। हमसे सीटेट में 5 जून पूछा जाता है, 5 जून पूछा जाता है। हमसे सीटेट में 22 अप्रैल पूछा जाता है, 22 अप्रैल पूछा जाता है। अब एक और ऐड हो जाएगा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 जून को। यह मनाया जाता है कब, 8 जून को, ठीक, 8 जून को, ठीक है। अगला देखो, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूं, यह कथन कौन से वेद से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसकी संतान हूं, यह कथन किस वेद से जुड़ा हुआ है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जुड़ा हुआ है? सर एनसीईआरटी से मत कराइए, पुराने बेस पर पढ़ाइए। तो अभी तक क्या कर रहा था मैं? आओ मिलो सिलो सालो कर रहा था पिछले 2 महीने से। पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका संतान हूं, यह स्टेटमेंट याद रखना अथर्ववेद का। यह स्टेटमेंट किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक, मेरे को पता है कि ऋग्वेद देखते ही लोगों के लाल टपकने लगती है, पर यह स्टेटमेंट किसका है? अथर्ववेद का। इसीलिए मैंने ए नंबर पर ऋग्वेद रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अथर्ववेद रखूंगा लास्ट में, लास्ट तक तो पहुंचते भी नहीं है लोग जल्दी, और मान लेते हैं कि ऋग्वेद में ही दिया होगा। ठीक, तो पृथ्वी मेरी माता है, मैं उसका संतान हूं, ये कौन बोलेगा? अथर्ववेद में बोला जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच है, कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल के बीच है। बताओ। माउंट एवरेस्ट सिक्किम और नेपाल के बीच, और कंचनजुंगा या कोंगजुंगजुंगा ये these two are हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां, हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय माउंटेन्स। और हिमालय क्या है? पर्वत श्रृंखला है। आमतौर पे 600 मीटर की हाइट से जो भी चीजें ऊपर होती हैं उनको हम माउंटेन कहते हैं, बशर्ते कि उनका पीक क्या हो, उनका जो अपलिफ्टमेंट है वो क्या होगा? नुकीला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनकी अपलिफ्टमेंट सपाट होगी, सरफेस होगी, तो ये भले ही ऊंचे हों, ये किस में आ जाएंगे? पठार में आ जाएंगे। तो माउंटेन्स के लिए जरूरी है कि वो ऊपर जाकर क्या होते चले चलें? नुकीले। और जब ऐसे बहुत सारे माउंटेन होते हैं जो इस तरीके से चलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम पर्वत श्रृंखला। इसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। दुनिया में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिमालय बहुत ही नई पर्वत श्रृंखला है, न्यू माउंटेन्स हैं, हालांकि ये लाखों साल पहले बने हैं। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। साउथ अमेरिका में एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन रेंज है। यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप में आपका आल्प्स है, वो एक रेंज है ना। तो बहुत सारे क्या हैं? पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच है, ठीक है, और कंचनजुंगा सिक्किम और नेपाल के बीच है, ठीक है ये बात। और ये दोनों क्या हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियों में से एक हैं ये दो, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉन्क या मोंट ब्लॉन्क आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट ब्लॉन्क या मोंट ब्लॉन्क। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक पर्वत श्रृंखला है। अनाई मुडी, जिसे अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। बताओ क्या होगा जवाब? हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। What should be the right answer? What should be the right answer? What should be the right answer? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट अकांकागुआ, बिल्कुल ठीक है ये बात। माउंट ब्लॉन्क या मोंट ब्लॉन्क इज द हाईएस्ट माउंटेन आल्प्स, यूरोप में है आल्प्स, ये भी माउंटेन रेंज है। माउंट किलिमंजारो इज अ माउंटेन रेंज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है? माउंटेन है। दिस इज नॉट अ माउंटेन रेंज,
है ना। दिस इज अ सिंगल माउंटेन। किलिमंजारो क्या है, एक सिंगल माउंटेन है, ठीक है। अनाईमुडी जिसे हम अनाई शिखर भी कहते हैं, वो साउथ में सबसे ऊंची पर्वत है। साउथ में जब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये जाकर मिलते हैं कहां पर, नीलगिरी पर्वत पे। ये जाकर मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पे। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, डोडा बेटा। और यहां पर नीचे अनाईमुडी है, अन्नामलाई और अनाईमुडी, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। कालिदास का कौन सा ग्रंथ हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। कालिदास का कौन सा ग्रंथ हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। सर प्लीज एक बार सारी डेट्स बता दीजिए, कौन सी डेट बता दें। कालिदास का कौन सा ग्रंथ हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है। विच बुक ऑफ कालिदास बिगिंस विद द प्रेज ऑफ द हिमालयास। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो कालिदास का कौन सा शुरू होता है ग्रंथ, कुमार संभव शुरू होता है, ठीक है। कुमार संभव शुरू होता है। नोट डाउन करते चल रहे हो ना, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो कालिदास का कौन सा ग्रंथ हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है, वो कुमार संभव है। जब उन्होंने कुमार संभव यानी जब उन्होंने राम जी के ऊपर लिखा था, तो हिमालय को उन्होंने सबसे पहले ग्रीट किया था। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है। पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है, बताइए। Who is the first Indian दिव्यांग पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, हमने पूछा पहली भारतीय दिव्यांग महिला कौन है ना। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है, पहली क्या है ये, भारतीय महिला है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, क्लाइंब किया था, ठीक है। ये बात है मई 1984 की। जुंको ताबेई, जुंको ताबेई जो कि जापान से थी, ये पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर क्लाइंब किया, चढ़ाई की। हमने क्वेश्चन में पूछा पहली दिव्यांग, तो वो है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की एक एक्सीडेंट में इनका पैर जो है वो क्या हो गया था, कट गया था, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद भी इन्होंने क्या किया, अपने इस जज्बे को इन्होंने क्या किया, पूरा किया। अपने इस जज्बे को इन्होंने क्या किया, पूरा किया। और फिर वो 2013 में 2013 में माउंटेन्स पे उन्होंने क्या की, क्लाइंबिंग की। बछेंद्री पाल चूंकि पहली महिला थी, तो इसलिए इनका जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा हो जाता है ना। और इसके लिए इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है ना। बछेंद्री पाल को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ है ना। पहले पद्मश्री मिला था, बाद में पद्म भूषण मिल गया था। अरुणिमा सिन्हा 2013 में वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, उन सब की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन सब पे ये क्या होंगी, चढ़ेंगी। तो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर, हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स, चोटियों पर चढ़ाई की। और इसके लिए इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री से सम्मानित हुई थी।
ये जो दो नाम आप देख रहे हैं, मालवत पूर्ण और संतोष यादव, ये दोनों भी महिलाएं हैं। मालवत पूर्ण सबसे कम उम्र में माउंटेन को क्लाइम करने वाली, एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली लड़की है। 13 या 14 साल की एज में चढ़ गई थी। अभी तो 2 बच्चे भी चढ़ गए हैं। और संतोष यादव जो है ये 2-3 बार जा चुकी हैं उस पे। ठीक है, तो दिव्यांग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिव्यांग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिव्यांग वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एवरेस्ट को लेकर चूंकि ये हाईएस्ट पीक है, तो याद रखिएगा कि बछेंद्री पाल ने बहुत ही कम एज में स्टार्ट किया था। 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। इनको पद्मश्री मिला 1984 में, और फिर 2019 में पद्म भूषण मिला। अरुणिमा सिन्हा जब 31 साल की थी तब उनका पैर का एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसके बाद 2013 में इन्होंने क्या किया, बछेंद्री पाल से काफी इंस्पायर्ड हुई, बछेंद्री पाल ने इनको इंस्पायर्ड किया और इनको भी 2015 में क्या किया, पद्मश्री मिला। ठीक, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी। तिब्बतियंस कॉल्ड माउंट एवरेस्ट चोमोलुंगमा विच मीन्स मदर ऑफ द वर्ल्ड। और नेपाल निवासी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, गॉडेस ऑफ स्काई। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, बताओ। कल तुम लोगों के चक्कर में पूरी रात जग के मैंने 228 पेज की किताब पढ़ी कि देखूं जरा कैसा क्या नया बदल गया है। और इतनी गुस्सा आ रही थी ये यूट्यूबर्स के ऊपर कि फोटो लगा लगा के ससुर सब पुराना क्वेश्चन करा रहे थे। उस चक्कर में पूरी रात जगना पड़ गया। और ये कुछ क्वेश्चन चलो मिले कि हाँ यार ये करा देते हैं बच्चों को, मान लो कहीं आ ही गया। ठीक है, पेपर एकदम उड़ा के आना है आप लोगों को, आई बात समझ में? पेपर एकदम उड़ा के आइएगा, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चैन से ध्यान से सुन लीजिए, तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में ही हमारा कैलाश माउंटेन भी है ना, जो चाइना के अंडर में है, मतलब इन्फ्लुएंस में है उनके। पर माउंटेन्स को कहीं ना कहीं हम लोग रिलीजियसली भी, बहुत सारे देशों में माउंटेन्स को रिलीजियसली भी क्या किया जाता है, पूजा जाता है। और हम लोग मानसरोवर की, कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब करते हैं तो कैलाश पर्वत भी हम लोग जो है वो जाने की कोशिश करते हैं, छूने की कोशिश करते हैं, दर्शन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तिब्बत के लोग जो है वो नदियां और पर्वत, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर दैवीय प्रकृति को देखना, ये हमारे क्या था, एक कहीं ना कहीं शुरू से हमारे रिलीजन का या हमारे विश्वास का, रिलीजन तो खैर बहुत छोटा टर्म है, हमारे फेथ का डेवलपमेंट था, हमारे फेथ का क्या था, ये विश्वास था। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेपाल निवासी क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत के पठार को विश्व की छत नाम दिया गया है। तिब्बतियन प्लेटो इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी एंड सी तीनों सही है। बताइए सर, सभी दिवस की डेट बता दीजिए। अब यार एकदम मतलब कमाली कर दियो। 8 मार्च को क्या है तुमको नहीं पता है, 5 जून को क्या है तुमको नहीं पता है। द तिब्बतियन प्लेटो इज द लार्जेस्ट एंड हाई, पता है ना, तिब्बतियन प्लेटो इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। एवरेज हाइट ऑफ द तिब्बतियन प्लेटो इज 4500 मीटर। द तिब्बतियन प्लेटो इज कॉल्ड दुनिया की छत। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे सही हैं। पामीर का जो पठार है उसको भी हम दुनिया की छत कहते हैं, और तिब्बत का जो पठार है इसे भी क्या बोला जाता है, दुनिया की छत बोला जाता है ना। तो दोनों के लिए ही आता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दोनों के लिए आता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर, जिसके कारण इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, छत कह रहे हैं दुनिया की। इट हैज बीन निकनेम्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
है ना। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। ठीक। डेक्कन प्लेटू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू। भारत का मध्य और दक्षिण भारत का जो दक्कन पठार है, जो बेसाल्ट की चट्टानों से बना है, वो विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड। पठार जो होते हैं उनके अंदर हमें वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, बहुत सारे हमें मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। पठार खनिजों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मिनरल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। पठारों में इसीलिए टूरिज्म भी बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे साउथ में डेक्कन प्लेटू है, बहुत सारे वाटरफॉल उसके अंदर पाए गए हैं, है ना। तो पठार जो है वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। इस कारण इन्हें भंडार गृह भी कहा जाता है। ठीक। और भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Abundant deposits of minerals are found in plateaus. For this reason, they are also called storehouse of minerals. और फिर कह रहा था छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया has abundant deposit of iron, coal and manganese. तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दोनों बातें सही हैं। पठारों को हम क्या बोलते हैं? पठारों को हम खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? पठारों को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बताइए। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? बताइए। अब भैया सेशन को लाइक वाइक भी कर दिया करो, मतलब मैं नहीं बोलूंगा तो तुम लोग करोगे भी नहीं यार। 4000 बच्चे देख रहे हो, 2600 बच्चों ने सिर्फ लाइक किया, क्या तमाशा है ये? इतना तो कर ही सकते हो, आदमी रात भर मेहनत कर रहा है बैठ के, तो ये उसके लिए भी 10 बार बोलना पड़ेगा मुझे? कमाल करते हो यार। बताओ। विक्टोरिया वाटरफॉल्स कौन सी रिवर पर है? तो नाइल रिवर, जाम्बेजी रिवर, ऑरेंज रिवर, विक्टोरिया रिवर। ऑन विच रिवर इज विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड? तो ये है किस पर? जाम्बेजी रिवर पर। किस पर है? जाम्बेजी रिवर पर है विक्टोरिया फॉल। नील जो है ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑरेंज जो रिवर है ये अफ्रीका के साउथ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। मैंने आपसे कहा कि पठार जो है वो वाटरफॉल को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, टूरिज्म का अट्रैक्शन एक वजह है कि वाटरफॉल बहुत ज्यादा बनते हैं पठारों में, क्योंकि किसी जमाने में ये पहाड़ रहे होंगे, पर इनसे जो नदियां निकली इन्होंने इनका इरोजन करना स्टार्ट किया, और इरोजन करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि इनकी फ्लैट बहुत सरफेस हो गई, है ना। इनकी सरफेस क्या हो गई? फ्लैट हो गई। तो यहां से बहुत सारी जब नदियां बहती हैं तो ये बड़े बड़े क्या बनाते हैं? वाटरफॉल बनाते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे हाईएस्ट वाटरफॉल हैं जो कहीं ना कहीं प्लेट्यूज पे ही क्या हैं? टिके हुए हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा सही सुमेलित है? नहकालिकाई जलप्रपात, नहकालिकाई फॉल्स चेरापूंजी पठार, हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार, जोग जलप्रपात पश्चिमी घाट में है। बताओ। ये जो आप पहला वाला देख रहे हो नहकालिकाई जलप्रपात, आजकल रील समाज का फेवरेट बना हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। ये मेघालय में है, बड़ा खूबसूरत लगता है। मेघालय में बहुत ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 2000 मीटर ऊपर है। ठीक है, 2000 कह रहा हूं, लगभग 200 से ज्यादा भी मीटर की ऊंचाई पे, ऑलमोस्ट 340 मीटर्स की ऊंचाई है इसकी, वो है।
हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर में है। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? हुंडरू फॉल्स जो है दैट इज लोकेटेड ऑन सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी, है ना। और ये कहां है? ये कहां है हुंडरू जलप्रपात? ये छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि आपका पूरा झारखंड और इधर का इलाका है। जोग फॉल्स कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मेघालय की जगह और आप इसको चेरापूंजी लिख लीजिए, चेरापूंजी। मेघालय की जगह आप चेरापूंजी लिख लीजिए। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मेघालय। बोलो भाई। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर? सुवर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में स्थित है। चलो अगला देखो, प्राग ज्योतिष नामक क्षेत्र का संबंध किस एरिया से था? बताओ। बताइए, प्राग ज्योतिष का नामक क्षेत्र का संबंध जो था वो कौन सी नदी से था? अरे कौन से क्षेत्र से था? बताओ। क्या हो जाएगा जवाब? व्हाट इज द राइट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, असम। प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर। ऐसा माना जाता है कि असम में गुवाहाटी का क्या था? ये एंशिएंट नेम था। गुवाहाटी का क्या था? ये प्राचीन नाम था। गुवाहाटी का क्या था? ये प्राचीन नाम था, है ना। गुवाहाटी का क्या था? ये प्राचीन नाम था। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? महाभारत में भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। भरत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित हुआ, जहां इसका अभिप्राय लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह से था। चीनियों ने भारत का उल्लेख यिंतु या यिंदु से किया और भारत को इंडिया नामकरण देने का काम सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो इसमें से कौन सा कथन फॉल्स है? विच स्टेटमेंट इज असत्य? यह आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज असत्य, यह बताना है आपको। बताइए। ठीक है, तो महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ठीक है बात बिल्कुल। जम्बू द्वीप कहते थे, जम्बू मतलब होता है जामुन का पेड़, तो भारत को ना जामुन के पेड़ का क्या बोला जाता था? जगह, क्योंकि यहां पे जामुन के पेड़ बहुत होते थे। यहां पे जामुन के पेड़ बहुत होते थे और इसी वजह से इसका नाम धीरे धीरे क्या पड़ जाएगा? जम्बू द्वीप पड़ जाएगा। इनफैक्ट जम्बू द्वीप जो है ये ओल्डेस्ट नेम है। इसमें सबसे ज्यादा जो एंशिएंट नेम है वो क्या है? एंशिएंट नेम कौन सा है? वो जम्बू द्वीप है। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? बोलो भाई। अरे भाई ठीक है, जिसको जाना है जाइए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, हम रोकते थोड़ी ना है किसी को। बाद में देख लीजिएगा, नहीं मन करे मत देखिएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग हाँ ना में जवाब दे दो एक बार, क्योंकि थोड़ा मेरे को भी समझ में आ जाता है कि हाँ यार बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, तो जम्बू द्वीप जो है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट नेम है। भारतवर्ष जो नाम आप देख रहे हो, ये सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में लगभग आज से 2000 साल पहले, आज से लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, लगभग आज से 2000 1800 1900 साल पहले खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक अभिलेख में क्या हुआ था, उल्लिखित किया गया था भारतवर्ष का नाम। जम्बू द्वीप जो है ये ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया है, ओल्डेस्ट नेम ऑफ इंडिया या एंशंट नेम ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, एंशंट नेम ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1800 साल पहले के एक फारसी शिलालेख में, एक फारसी शिलालेख में, फारसी अभिलेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया था, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब उस समय तक यह नाम प्रचलित हो गया होगा, यह नाम प्रचलित हो गया होगा। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे देखें तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले यह नाम लिया गया। अभिलेख में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। जो भारत नाम पड़ा है उसकी कई स्टोरी है। एक स्टोरी है अभिज्ञान शाकुंतलम से जो पता चलती है, मतलब कि राजा जो थे दुष्यंत और शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम था भरत। तो एक स्टोरी भारत नाम पढ़ने की है कि भारत नाम इस वजह से पड़ा कि दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा था भरत, वो क्या बना, वो पहला यहां पे राजा बना। एक स्टोरी है भरत नाम का पहला चक्रवर्ती सम्राट बना था, उसके नाम पे भारत पड़ा। और एक स्टोरी है कि जब आर्य लोग भारत आए तो वो लोग छोटे छोटे कबीलों के रूप में आए थे। उनमें एक कबीला था भरत, एक था पुरु, एक था यदु, है ना, एक था तुर्वस, एटसेट्रा। इस तरह से छोटे छोटे आर्यों के कबीले आए और उन्हीं आर्य कबीलों में से एक नाम था भरत, और इसीलिए सबसे पहले हमें कहां दिखता है, ऋग्वेद में दिखता है। तो ये वाला पॉइंट भी सही है, ये वाला पॉइंट भी सही है। चीनियों ने भारत को यिंतु या शिंटू या यिंदू भी बोला था। दरअसल चीनी लोग सिंधु को प्रोनाउंस नहीं कर पाने की वजह से इसे यिंतु या फिर शिंटू या फिर यिंदू कहने लगेंगे, यिंदू कहने लगेंगे। यिंतु मतलब होता है लाइक अ क्रीसेंट मून, अर्धचंद्र के आकार का, आधे चंद्रमा के आकार का। पर आप ये जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया नाम जो दिया गया था वो अंग्रेजों द्वारा नहीं दिया गया था, वो ग्रीक्स ने दिया था। वो किसने दिया था, ग्रीक्स ने नाम दिया था इंडिया का, ग्रीक्स ने नाम दिया था इंडिया का, ना कि अंग्रेज। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, वो ग्रीक नेम है ना, ग्रीक नेम में। ये तो मैंने आपको वैसे भी पढ़ाया है कि इंदोस या हिंदोस नाम दिया गया था क्योंकि हा जो लेटर है वो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नहीं था, वहां पे हा वर्ड नहीं था, है ना, हा वर्ड वहां पर नहीं था। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलने लगेंगे, इंडिया के उस पार के लैंड को क्या बोलने लगेंगे, इंडोज या हिंदोज बोलने लगेंगे। हिंद नाम तो बाद में आया, जब अरब लोग आए तब उन्होंने
हिंद नाम दिया। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? सर का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अरे तुम लोगों के जैसे स्टूडेंट होंगे जिसके, वो जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ की कृपा है उसके ऊपर। What should be the right answer? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक वर्ड आया है सप्त सैंधव प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग दावा करते हैं इन 7 नदियों के बारे में। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। और ये जो 7 नदियां हैं, इनमें मेनली एक नदी है सिंधु, जिसको आर्यों ने सर्वश्रेष्ठ नदी कहा, आर्यों ने सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा। प्लस इसकी 5 सहायक नदियां हैं, प्लस इसकी क्या है, 5 सहायक नदियां हैं, जिनका नाम हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सिंधु और सरस्वती का बार बार नाम आया है, आप पढ़े हैं। गंगा और यमुना का नाम एक बार आया है, ये भी आप पढ़े हैं। इसके अलावा जो 7वीं नदी है वो है सरस्वती, वो है सरस्वती, जिसकी पहचान की गई राजस्थान के घग्गर हाकरा क्षेत्र से। किसके? राजस्थान के घग्गर हाकरा रीजन से की गई, कि ये उस समय राजस्थान में बहती रही होगी। सरस्वती के लिए जो नाम ऋग्वेद में आया है वो नाम है नदी तमा। नदी तमा का मतलब होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ। और इसे देवी के तौर पे क्या किया गया है, पूजा भी गया है। देवी के रूप में पूजनीय है। तो शी वॉज वर्शिप्ड एज गॉडेस, वर्शिप एज गॉडेस, है ना। और ये सुपीरियर इन रिवर, सुपीरियर इन रिवर। तो सरस्वती का नाम सबसे पहले हमें कहां मिलता है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस पत्थर की बनी हुई थी? सेलखड़ी, कार्नेलियन, चर्ट, फेयंस। बताओ। बताओ क्या होगा जवाब? What should be the right answer? देखिए, जब भी हम बात करते हैं सभ्यता की, जब भी हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो हम सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हम एक किसी भी एक सिविलाइजेशन में हम कौन कौन सी बात जो है वो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है कि नहीं है। तो एक तो क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होनी चाहिए, शासन का कोई एक रूप होना चाहिए, है ना। शासन का कोई एक क्या होना चाहिए, रूप। आखिर आप कैसे बताओगे कि सिविलाइजेशन है, कैसे पता चलेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, रूलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस होना चाहिए,
क्या होना चाहिए? गवर्नेंस होना चाहिए, शासक और प्रशासक, शासक और प्रशासन। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कम्युनिटी तभी सिविलाइज्ड मानी जाएगी जब एटलीस्ट उसको क्या होगा, लिखने पढ़ने बोलने का ज्ञान हो, मतलब अपने बात को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? लिपि का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिपि का ज्ञान होना चाहिए। स्क्रिप्ट होनी चाहिए उनकी, कोई उनकी लेखन का विकास होना चाहिए। दुनिया में जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है मेसोपोटामिया, वहां भी लेखन कला का विकास हुआ था, वहां भी लेखन कला का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी पे स्थित है ना। मेसोपोटामिया के बारे में सुने होंगे ना। मेसोपोटामिया जो आज की डेट में इराक वाला पोर्शन है वहां पर है। यहां पर दो रिवर है, एक को कहते हैं दजला, दजला को इंग्लिश में कहते हैं टिग्रिस, और एक है फरात, फरात उसे कहते हैं यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, समझे। तो दजला और फरात नदियों में ये जो सभ्यता बनी, इसमें सबसे पहले लेखन का विकास हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सिविलाइजेशन होती है उनमें राइटिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, उनको स्क्रिप्ट का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके पास ट्रेड होना चाहिए, क्राफ्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नगरीकरण। तो प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोली जाती है। नगरीकरण होना चाहिए, अर्बनाइजेशन, यानी आपके पास क्या होनी चाहिए, एक शहरी योजना, एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने टाउन प्लानिंग देखी, ग्रिड बेसिस पे टाउन प्लान बनते थे। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रॉपर सिविलाइजेशन थी। तो भारत की उसको प्रथम नगरीय सभ्यता बोलते हैं। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोमेनिकल्चर में, नामकरण में अब चेंज की बात उठने लगी है, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास भारत की जब से आजादी हुई है, जब से भारत आजाद हुआ है, तो अब इसके क्या हो गए हैं, नाम चेंज करने की बात उठने लगी है। क्योंकि सरस्वती रिवर के पास आसपास और इंडिया में बहुत सारे साइट्स मिलने लगे। जैसे सबसे ज्यादा साइट मिले गुजरात में। तो अब जो है ये बात कही जा रही है कि इसे हम क्या बोलें, इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलें, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलें। तो ये नया नाम, ये क्या है, नया नाम है, न्यू नोमेनिकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा है तो वो गलत नहीं है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इस हड़प्पा सभ्यता में शिल्प में मोहरें कौन से पत्थर की बनती थी, तो वो स्टेल्टाइट बोलते हैं, स्टेटाइट या स्टेल्टाइट बोलते हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मोहरें होती थी ये आयताकार होती थी, ये जो मोहरें होती थी ये शेप में क्या होती थी, ज्यादातर मोहरें कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी। इन पे कोई ना कोई हमको स्क्रिप्ट भी देखने को मिला है। ज्यादातर क्या होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी और इनमें स्क्रिप्ट भी लिखी होती थी। और ये स्क्रिप्ट को हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि नहीं पढ़ी गई है। और वो लिपि क्या है, कई तरह के सिंबल्स हैं। तो जो स्क्रिप्ट है ना, जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट को बोला जाता है पिक्टोग्राफ, वो स्क्रिप्ट को बोला जाता है पिक्टोग्राफ। ये सब मैंने आपको सीटेट पढ़ाते समय पढ़ा रखा है। ये अगर आप जो लोग शुरू से देखे होंगे जानते होंगे, ये सब बातें मैंने बता रखी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ज्यादा की मोहरें पत्थर, कौन से पत्थर का इस्तेमाल हुआ, तो कौन से पत्थर का इस्तेमाल हुआ, सेलखड़ी पत्थर का इस्तेमाल हुआ, है ना। कार्नेलियन नामक पत्थर से मनके बनाए जाते थे, बीड बनाए जाते थे। कार्नेलियन नाम के पत्थर से मनके बनाए जाते थे। चर्ट नाम के पत्थर से बाट बनाया जाता था। और फेयंस इनका आर्टिफिशियल स्टोन था, कृत्रिम पत्थर था। फेयंस इनका क्या था, आर्टिफिशियल स्टोन था, कृत्रिम पत्थर था, जिससे चूड़ियां, मन के खिलौने, ये सब बनाए जाते थे।
द न्यू एंट्री इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण हड़प्पा सभ्यता में कौन सी जगह से मिला है? बताओ। सर डैश डैश पर कार्नेलियन का बताया गया है। बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं उसको सुन लो, कोई बात नहीं, वो किसी और क्वेश्चन में बताया गया होगा, कुछ और रहा होगा, हो सकता है आपके ना समझ में आया हो कि क्या बताया जा रहा था, है ना। और बेटा ऐसे ना किसी भी एकेडमी का या किसी भी टीचर का नाम ऐसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए कमेंट बॉक्स में। हर आदमी मेहनत करता है, आप उसकी मेहनत पे सवाल उठा रहे हैं। वो ठीक है कि आपके डाउट हैं, तो आप मुझे ये पूछ लीजिए कि सर मुझे ये डाउट है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि कार्नेलियन नाम के पत्थर से मन के बनाए जाते थे। क्या कार्नेलियन से मोहरें नहीं बनाई गई होंगी? हो सकता है बनाई गई हो, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज्यादा मोहरें जिस पत्थर की बनी है वो किसकी बनी है? स्टेटाइट की बनी है, सेलखड़ी की बनी है। ठीक है। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शाता चित्रण हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह हमें प्राप्त हो रहा है कहां से? लोथल से। वो कहानी याद है ना, प्यासे कौवे वाली कहानी? प्यासे कौवे की कहानी याद है ना, जो गिट्टी डाल के पानी ऊपर ले आता है ना। ठीक है। तो वो कहां से मिली है हमें? लोथल से। वो कहां से मिली हमें? लोथल से। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि जलाशय कहां से मिला है, रिजर्वायर कहां से मिला है, जलाशय कहां से मिला है, तो हमारा जवाब होगा धौलावीरा। हमारा जवाब होगा धौलावीरा। स्नानागार कहां से मिला है, ग्रेट बाथ कहां से मिला है, तो हमारा जवाब होगा मोहनजोदारो। हमसे पूछे डॉकयार्ड कहां से मिला है, डॉकयार्ड कहां से मिला है, बंदरगाह कहां से मिला है, तो हमारा जवाब होगा लोथल। तो हमारा जवाब होगा लोथल, है ना। और अगर ये पूछे कि प्यासे कौवे वाली जो स्टोरी मिली है एक बर्तन पे बनी हुई, वो कहां से मिली है, तब हम जवाब देंगे क्या? तब हम जवाब देंगे लोथल। तब हम जवाब देंगे लोथल। क्योंकि कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ना, कई तरह के पत्थरों का यूज करते थे, है ना। कई तरह के पत्थरों का यूज करते थे जो कि हमको खुदाई में मिला है। कार्नेलियन जो आपको बता रहा हूं, ये इससे बने हुए मन के हमको मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। मैं जो आपको सेलखड़ी बता रहा हूं, इससे बने हुए चीजें हमें जो है वो ओमान तक से मिली हैं। कंगी वंगी बनी हुई मिली है ना। कंगी वंगी बनी तक मिली हुई है। ठीक है। धौलावीरा से हमको एक और चीज मिली है जिसको सो कॉल्ड चेस बोर्ड कह दिया गया है। हालांकि वो चेस बोर्ड नहीं है, वो एक गिट्टक टाइप का खेलने के लिए बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें आगे पीछे करने वाला है, उसको हिस्टोरियंस ने चेस बोर्ड कह दिया है। तो चेस बोर्ड हमें कहां से मिला है? धौलावीरा से देखने को मिला है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? बोलिए क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यहीं से हमको एक ब्रॉन्ज का बना हुआ मिरर भी देखने को मिला है, कांस्य दर्पण। तो कांस्य का दर्पण, चेस बोर्ड और रिजर्वायर और साइन बोर्ड, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड और धौलावीरा का विभाजन 3 भागों में विभाजित। ये सब कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा कहां है? गुजरात में। चलो अगला देखो। ऋषि उद्दालिक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच का संवाद कौन से उपनिषद में बताया गया है? बताइए कौन से उपनिषद में बताया गया है? बताइए। ऋषि उद्वालिक और उनके पुत्र थे श्वेत केतु,
इनके बीच का एक जो डायलॉग मिला है वो कौन से ग्रंथ से मिला है? अच्छा एक बात बताइए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? ये तो जानते होंगे ना, ये तो जानते होंगे ना। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है वो हमें कहां से मिला है? मोहनजोदारो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ना, डांसिंग गर्ल। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसको डांसिंग गर्ल बोलूं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो वो ऐसे करके खड़ी है, तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई डांस, ऐसे तो कोई डांस होता नहीं है, ऐसे तो सेल्फी ही खींचता है आदमी या फोटो खिंचवाता है। खैर, उद्वालिक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच का संवाद कौन से उपनिषद में बताया गया है? कौन से उपनिषद में बताया गया है? क्या हो जाएगा जवाब? क्या हो जाएगा जवाब? What should be the right answer? ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है, वो है बुद्धिमान भिखारी की कहानी, स्टोरी ऑफ अ वाइज बेगर। कहानी, स्टोरी ऑफ अ वाइज बेगर। स्टोरी ऑफ अ वाइज बेगर, जो जाके वो दो ऋषियों से बात करता है ना, शौनक और अभिप्रतारण नाम के ऋषि थे, शौनक एवं अभिप्रतारण। अभिप्रतारण ऋषि जो सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते हैं, तो कहता है कि मैं भूखा हूं तो आप आत्मा को भूखा रख रहे हो, मुझे दे दो। ऐसा ही एक डायलॉग, एक कंटेक्स्ट हमें देखने को मिलता है उद्वालिक आरुणि और उनके बेटे श्वात केतु के बीच में, श्वेत केतु या श्वात केतु के बीच में एक हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है ना। ठीक है, श्वेत केतु उद्वालिक आरुणि के बेटे थे। ज्ञानवान अर्जित करने के बाद जब वो लौटे तो उनको लगा आरुणि को कि थोड़ा इसके अंदर जो है वो घमंड आ गया ज्ञान का, कि कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है। तो फिर उसका वो परीक्षा लेते हैं और उसको समझा देते हैं कि बेटा अभी बाप से अपने कम जानते हो। ठीक, मुंडक उपनिषद के बारे में आप जानते हैं, इसमें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। सत्य की विजय होती है ना, सत्य की विजय होती है। ठीक है, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें यम और नचिकेता, यम और नचिकेता संवाद है। देखो, उपनिषदों में बहुत सारी ऐसी कहानियां दी गई जो राजाओं और गुरुओं और इनके बेटों या इनके बीच में, मतलब बड़े लोगों के बीच में बातचीत है, जनरल कॉन्वर्सेशन है, सामान्य वार्तालाप है। कई बार इसमें एक्सेप्शनल तौर पे निचले तबके के लोग भी शामिल हो गए और इसमें बड़ी बड़ी बातों को जनरल कॉन्वर्सेशन के तौर पे क्या कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया। ये उपनिषद के अंदर किया गया और मूल मंत्र इसका क्या है कि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है, यानी परमात्मा और आत्मा दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए और जो वेदों में फिलॉसफी लिखी थी उसको बताने के लिए बहुत सारी फिलॉसफिकल बातें बहुत ही प्यार से, बहुत ही सामान्य वार्तालाप के तौर पे समझा दी गई। जैसे उद्दालिक आरुणि और श्वेतकेतु के बीच जो डायलॉग है वो सार्वभौमिक ब्रह्म के बारे में है, पर उसको बहुत जनरल कॉन्वर्सेशन में बता दिया गया, उसको बहुत जनरल कॉन्वर्सेशन में बता दिया गया है ना। जैसे उसमें यम और नचिकेता के बीच संवाद है, ठीक है, इनके बीच संवाद है। नचिकेता जो है वो बार बार अपने फादर से एक ही प्रश्न जो है वो बार बार पूछ रहे थे और फादर उनके थोड़ा इरिटेट हो गए और बोले कि मैं तुम्हें यम को दे रहा हूं। तो नचिकेता चले गए यम के पास, तो अब अपने बाप से सवाल पूछने के बजाय वो यम से सवाल पूछने लगे। यम ने उनके बहुत सारे सवालों का आंसर दिया कि शरीर के बाद बॉडी का क्या होता है, मतलब मृत्यु के बाद बॉडी का क्या होता है, शरीर के बाद मृत्यु का क्या
मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है, ये सब बातें, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये सब बातें उन्होंने की उसके अंदर, है ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, याज्ञवल्क्य एंड गार्गी। ठीक है, ये राजा जनक के दरबार में मैटर चल रहा था, बढ़िया बातचीत चल रही थी, याज्ञवल्क्य उसमें जीत रहे थे, फिर गार्गी आ गई, वो एक महिला संत थी, महिला स्त्री थी, उन्होंने कई सारे सवाल पूछे और अंत में माना गया कि भाई उनके पास बहुत दिमाग है गार्गी के पास, है ना। क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद भी इंपॉर्टेंट है, यम नचिकेता संवाद भी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है साफ साफ कि अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां से क्या करेंगे, मैचिंग वाला क्वेश्चन बना देंगे, मैचिंग वाला क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, अगला देखिए, अनेकांतवाद कौन से धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद कौन से धर्म से संबंधित है, बौद्ध, जैन, हिंदू, शैव, बताइए। प्लूरलिज्म जिसे कहते हैं वो कौन से धर्म से संबंधित है। टाइमलाइन टॉपिक करवा दीजिए, टाइमलाइन कल बता तो दिया, टाइमलाइन चार्ट वार्ट सब कुछ बताओ। अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, अनेकांतवाद रिलेटेड है किससे, जैनिज्म से। कई तरह की फिलॉसफीज आना स्टार्ट हुई, तो उसमें जैना फिलॉसफी आई, और जैन फिलॉसफी के अंदर अनेकांतवाद या प्लूरलिज्म, यानी सत्य एक नहीं होता, उसके कई सारे वर्जन होते हैं। जैसे 4-5 अंधे लोग मिलकर जब हाथी को छू रहे हैं, तो जो जिस पोर्शन को छू रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन वही आ रही, तो सत्य की अपनी कई सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। ट्रूथ कैन बी प्लूरल, ट्रूथ कैन बी प्लूरल, सत्य क्या हो सकता है, अनेक हो सकता है, ये वाली बात। किस दर्शन को लोकायत के नाम से भी जाना गया, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है आपके यहां, है ना, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बताइए कौन से फिलॉसफी को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, चार्वाक, सांख्य, न्याय या योग। बताइए। हाँ, अभी इसके बाद 9 बजे से आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर आएगी, कंप्लीट रिवीजन होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो अपना आप इसको देख सकते हैं, है ना। कंप्लीट एक क्लास में पूरा 40 नंबर का बढ़िया वाला रिवीजन। तो ये बोलते हैं चार्वाक दर्शन को, ये बोलते हैं किसको, चार्वाक दर्शन को। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, चार्वाक दर्शन है, इसको लोकायत भी कहते हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी ना गवा सकूं। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में किससे है। ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई may never lose bliss of the touch of the one in the play of the many. This statement, O God, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the many. This statement is related to, again आप लोगों को, मुझे मालूम है आप सारे लोग जवाहरलाल नेहरू जवाब देंगे, पर मैंने कहा कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में विविधता में एकता को लेकर कुछ स्टेटमेंट नए आए हैं, जिसमें एक अरविंद घोष का स्टेटमेंट था जो सबसे पहले वाले सवाल में बताया, और ये स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान दे लीजिएगा। नेहरू वाला आपको पता ही है, नेहरू वाला आपको पता ही है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मकर संक्रांति का पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है।
पोंगल नामक त्योहार तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय ही मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति इज एन इंडिकेटर ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। द फेस्टिवल कॉल्ड पोंगल इज सेलिब्रेटेड एट द टाइम ऑफ मकर संक्रांति इन तमिलनाडु। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है, या फिर दोनों सही। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। कल जब मैं पढ़ रहा था एनसीईआरटी, अभी कर लेना इसको, तो जब डाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ने लगा, जो न्यू एनसीईआरटी है 6th वाली, तो उसमें सेम एग्जाम्पल देकर समझाया गया जो एग्जाम्पल मैं क्लासेस में देता था। जब मैं डाइवर्सिटी को समझाता हूं तो मैं ना साड़ी पहनने का एग्जाम्पल देता हूं कि साड़ी जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग, और आज से नहीं, पता नहीं 2-3-4 साल से दे रहा हूं, और सेम बातें एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में एज इट इज बताई गई हैं कि साड़ियां कैसे अलग अलग तरीके से पहनी जाती। मणिपुर में फनैक हो गया, उत्तर प्रदेश में साड़ी पहनने का तरीका अलग होता है, बिहार में अलग होता है, बंगाल में अलग होता है। फिर साड़ियों से हम और पता नहीं कितने तरह का महिलाएं काम करती हैं, उसमें सुखाने उखाने का काम, अनाज वनाज झाड़ा झुड़ी करने का काम। मेरे को लगा कि भाई क्या सही में कोई क्लास देख रहा था क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बातें उसके अंदर सेम एज इट इज रिपीट हैं जो मैंने क्लासेस के अंदर बोली हैं। पर कोइंसिडेंस होगा, पर इस तरह के सवाल अब डाइवर्सिटी को रिलेट करके आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बार नहीं आएगा तो हो सकता है अगली बार आ जाए, है ना। तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जब हमारे यहां नए साल पे नया पर्व आता है, मतलब जनवरी के अंदर 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, आप देखोगे कि अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, है ना। जैसे पंजाब के अंदर आप क्या मनाते हो, पंजाब के अंदर हम लोग 14 जनवरी के आसपास, 13 जनवरी के आसपास लोहड़ी मनाते हैं, है ना। उसी तरह से मकर संक्रांति, बहुत और जगहों पे मकर संक्रांति। साउथ में पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, जो इसी समय के आसपास मनाया जाता है। तो दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। बोथ स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला देखिए, हलमा प्रथा जो संकट के समय किसी व्यक्ति या परिवार को समर्थन देने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रथा है, किस जनजाति समुदाय में प्रचलित है। हलमा प्रथा, हलमा सिस्टम या हलमा ट्रेडिशन, हलमा ट्रेडिशन कहां पर होगा। बताइएगा। देखिए, कम्युनिटी में ना बहुत बार क्या होता है, कम्युनिटी में बहुत बार जो नियम कानून होते हैं ना, वो कहीं ऐसे लिखे नहीं होते हैं, वो अलिखित हैं, वो ट्रेडिशनल में चले आ रहे हैं, वो ट्रेडिशनल में क्या हो रहे हैं, चले आ रहे हैं, ठीक है। हलमा प्रथा ये भील समुदाय में प्रचलित थी बहुत पहले से। और यहां करते क्या थे हलमा प्रथा में कि जैसे पानी को स्टोर करना है, पानी को क्या करना है, स्टोर करना है, या पेड़ लगाने का काम करना है ना। तो अगर कोई परिवार है जिसका थोड़ा सा समय ठीक नहीं चल रहा है, या उसको किसी तरह की आवश्यकता है, या मान लीजिए उसके परिवार में इतने लोग नहीं हैं जो काम करा सकें, तो बाकी के कम्युनिटी से लोग आकर क्या करेंगे, उनके लिए इस काम को कर देंगे। तो जैसे पेड़ लगाना है तो या फसल लगानी है, तो सब लोग साथ में आके मिलकर क्या कर दिए, फसल लगा दिए, है ना। भील कम्युनिटी ने कई हजार पेड़ इसी तरह से लगाए, इसी हलमा प्रथा के चलते। पानी को कंजर्व किया अपने एरिया में इसी हलमा प्रथा के चलते, जहां सब लोगों ने मिलकर काम किया। मतलब ये क्या था, कम्युनिटी वर्क था। ये क्या था, कम्युनिटी वर्क था। ये क्या था, कम्युनिटी वर्क था, सामुदायिक कार्य था, सामुदायिक कार्य था। क्या था बच्चा, सामुदायिक कार्य था, ठीक है, ठीक है। हलमा प्रथा का सीधा सीधा एक मोटिव है। इनका मोटिव क्या है,
इनका मोटिव है धरती मां की सेवा करना, सेवा करना। 2019 में एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन को कहते हैं शिवगंगा आंदोलन। उस आंदोलन को क्या कहते हैं? शिवगंगा आंदोलन कहते हैं। 2019 में एक मूवमेंट चला जिसे बोलते हैं शिवगंगा आंदोलन, है ना। ये आंदोलन चला गया था भील समुदाय, भील कम्युनिटी में परिवर्तनकारी कार्य, परिवर्तनकारी कार्य कि एकदम क्या होगा, सब कुछ अच्छे तरीके से क्या होगा, चेंजेस उसके अंदर लाए जाएंगे। तो इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, वाटर रिजर्वायर को ठीक किया, वाटर कंजर्व किया, तो बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए इन्होंने, तालाब वालाब खोदे। तो इस चेंजिंग कारणों की वजह से इस शिवगंगा आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था महेश शर्मा। लीडर का नाम क्या था? महेश शर्मा, महेश शर्मा। तो शिवगंगा आंदोलन भील कम्युनिटी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? धरती मां की सेवा करना मतलब पेड़ लगाना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, तालाब खुदवाना, एटसेट्रा काम किया गया, परिवर्तनकारी चेंज किए गए, है ना, ड्रास्टिक चेंजेस किए गए। और इसके लिए जो आंदोलन चलाया गया वो शिवगंगा आंदोलन था। इसके लीडर कौन थे? महेश शर्मा, महेश शर्मा। ठीक है। 2019 में इनको पद्म श्री दिया गया। 2019 में इनको क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया। किसे? महेश शर्मा को। इसी आंदोलन के लिए, शिवगंगा आंदोलन के लिए, शिवगंगा आंदोलन के लिए क्या किया गया? पद्मश्री दिया गया। चलिए अगला देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मोस्तते जयः, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्राइम्स। द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज यतो धर्मस्ततो जयः, विच मीन्स वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। और यहां पर धर्म का मतलब उस रिलीजन से नहीं है जिसे आप और हम फॉलो करते हैं। यहां पर धर्म का मतलब सत्य से है, यहां धर्म का मतलब धारण करने से है, यहां धर्म का मतलब उस फिलॉसफी से है जिस फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग बिलीव करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में हम क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। यहां रिलीजन को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया गया है, यहां रिलीजन को डेमोक्रेटिक अर्थ में लिया गया है। बताइएगा, बताइएगा क्या होगा जवाब? What should be the right answer? तो राजनाम धर्म गुप्तारम धर्मो रक्षित रक्षितः, यानी शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं वो उनकी रक्षा करता है ना। तो यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य। यहां धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। यहां धर्म का मतलब धर्म नहीं है, यहां धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट देखो, भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? अगर हम अकॉर्डिंग टू 2024 इलेक्शन, इसकी बात हो रही है। 2024 लोकसभा इलेक्शन, 2024 लोकसभा इलेक्शन, इसकी बात हो रही है। तो भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? बताओ।
तो भारत में मतदाताओं की संख्या है 97 करोड़, 97 करोड़। नेक्स्ट देखिएगा, असली भारत गांव में बसता है, इस प्रसिद्ध कथन का संबंध किस व्यक्ति से है? रियल इंडिया लिव इन विलेज, इसका संबंध किस व्यक्ति से है? असली भारत गांव में बसता है, इसका संबंध कौन से व्यक्ति से है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। रियल इंडिया रिसाइड्स इन विलेज, दिस फेमस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। और अगर यह सवाल आ जाए कि भारत में कितने गांव हैं, तब क्या होगा आंसर? अगर यह सवाल आ जाए कि भारत में कितने गांव हैं, तब क्या होगा आंसर? तब क्या होगा आंसर बताओ? व्हाट शुड बी राइट आंसर देन? अगर क्वेश्चन पूछ देते भारत में कितने गांव हैं, तब आंसर क्या होगा? आज के जैसे क्वेश्चन आएंगे सर एग्जाम? अरे नहीं यार, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आज के जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग ही तो परेशान थे ना कि नई एनसीईआरटी से भी करा दीजिए सर। तो नई एनसीईआरटी में जो नई चीजें ऐड हुई हैं, बाकी सारी तो आपने पढ़ी रखी हैं, जो नई चीजें ऐड हुई हैं वो मैंने आज करा दी हैं। तो आपका नया भी कवर हो गया, पुराना आपका ऑलरेडी कवर है, तो आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका सब कुछ तैयार है, कहीं से पूछे, कुछ भी पूछे आप बता देंगे, ऐसी की तैसी, है ना? कुछ भी पूछे आप उड़ा देंगे सवाल को, ठीक? तो 6 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक या 6 लाख भी लिख सकते हैं, 6 लाख से अधिक गांव हैं। लगभग 8,000 कस्बे और मोर देन 4,000 प्लस नगर या शहर हैं, नगर या शहर हैं, ठीक है? भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था कहां स्थापित की गई थी? भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था कहां स्थापित की गई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये इससे क्या हुआ? इससे भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो भारत में पंचायती राज का क्या हो गया? प्रॉपर वाला आरंभ हो गया। उससे पहले आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, नागौर राजस्थान से क्या हुआ था? पंचायती राज का आरंभ हुआ था, पंचायती राज का आरंभ हुआ था। महात्मा गांधी का यह मानना था कि सभी पंचायतों में, सभी गांव में पंचायतों की स्थापना की जाए, और यह बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में थी। वहां से संवैधानिक दर्जा मिलते हुए, यानी प्रॉपर आर्टिकल ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 73rd 1992 में हुआ। जब 24 अप्रैल से प्रॉपर वाला स्टार्ट होता है 1993 से, तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस कहते हैं। उसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इससे शुरू हुआ शहरी नगर निगम, इससे शुरू हुआ शहरी स्थानीय निकाय। पर इस शहरी स्थानीय निकाय की जो हिस्ट्री थी वो बहुत पीछे जा रही थी, वो बहुत पीछे जा रही थी। सबसे पहला ओल्डेस्ट जो म्युनिसिपल काउंसिल बनाया गया है इंडिया में, या जो ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इंडिया में बनाया गया है, वो कैसे बनाया गया कि उसमें जब अंग्रेज यहां पर थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मद्रास में ये बनाया, मद्रास में ये क्या किया था? बनाया था। वहां पर उन्होंने कॉरपोरेशन बनाया, मद्रास कॉरपोरेशन बनाया। ये बात है 1668 की, 1668 की डेट है 29 सितंबर। उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था,
रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए और तब क्या किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में ही क्या किया गया, नगर निगम की स्थापना की गई। नगर निगम की, म्युनिसिपल काउंसिल की क्या की गई, स्थापना की गई, है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो मद्रास में बनाया गया था, जिसको आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी स्टोरी है, पढ़ लेना। नेक्स्ट है, कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, जिन्हें महानगर निगम कहा जाता है। 1 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय नगर पालिका होती है, जिन्हें म्युनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों में नगर पंचायत होती है। तो कह रहा केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, या तीनों सही है, बताओ। बताइए, क्या हो जाएगा जवाब। बस ये लास्ट है क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, मिला नहीं कि जो आपको परेशान कर सके, तो इसको बस सुन लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों बातें सही हैं। देखिए, आपको याद होगा, आपने पंचायत में 3 स्तर पढ़े थे। हमने पंचायत में क्या पढ़े थे, 3 लेवल पढ़े थे। कौन कौन से, ग्राम पंचायत थी सबसे छोटी, उससे बड़ी थी जनपद पंचायत, उससे बड़ी थी जनपद पंचायत, जिसको हम क्या कह रहे थे, पंचायत समिति कह रहे थे, जिसको हम क्या कह रहे थे, पंचायत समिति कह रहे थे। और इससे बड़ी थी जिला पंचायत, या जिला परिषद बोला जा रहा था उसको, जिला परिषद बोला जा रहा था इसको, है ना। इसी तरह से जब हम शहरी प्रशासन को देखते हैं, जब हम शहरी प्रशासन को देखते हैं, तो इसके भी क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं। सबसे निचला लेवल जो होता है, सबसे छोटा लेवल जो होता है, वो नगर पंचायत होता है। सबसे छोटा क्या होता है, नगर पंचायत होता है ना। इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो याद रखिएगा, 1 लाख से कम आबादी वाला, 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र में क्या बनता है, नगर पंचायत। और फिर उसके बाद आ जाएगा नगर पालिका। जो छोटे शहरों में नगर पालिका बन रही है, छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम, ये तो हमने पढ़ाई है ना। तो नगर पालिका जो है, वहां पर क्या होगा, वहां पर 1 से 10 लाख, 1 से 10 लाख, मतलब 1 लाख से अधिक, 10 लाख से कम की संख्या, तो वहां क्या बनेगा, नगर पालिका। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा नगर निगम, तीसरे नंबर पे आ जाएगा नगर निगम, जो 10 लाख से अधिक की आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी पर बनेगा, अधिक आबादी पर बनेगा। इसी को हम कहते हैं कि नगर पालिका, यानी म्युनिसिपल काउंसिल। ये छोटे शहरों में है, छोटे शहर में है, और इसे हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एमसीडी जिसको बोलते हो। ये बड़े शहरों में, ये बड़े शहरों में, ये किस में है, बड़े शहरों में। ठीक है, तो ये था भैया आपका एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के बिल्कुल नए सवाल, एग्जाम से ठीक पहले सारे नए सवाल। इससे अलावा जो भी बातें हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब कल हम लोग कुछ टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको,
टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, संभावित प्रश्न कराऊंगा, और ये कंटेंट से होंगे, संभावित प्रश्न कंटेंट से होंगे, जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो बेसिकली इसमें संभावित प्रश्न भी होंगे और इसमें कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन भी होंगे जिसपे आपको डाउट हो रहा होता है या जिसपे आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से पेपर देना है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अभी जिसको रिवीजन करना है, जिसका मन हो रहा हो कि हमें रिवाइज करना, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, उसको देख लीजिएगा। शायद हो सकता है अब तक लग भी गया हो, मैं देख ही लेता हूं एक बार आप लोगों के सामने, मैं एक बार आपके सामने देख लेता हूं। लगा नहीं है, लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर की एनालिसिस की जाएगी पेपर 2 की। 14 तारीख को भी पेपर है ना, 14 को भी पेपर है ना एसएसटी का, बताना जरा एक बार। 14 तारीख को भी तो पेपर है ना। अरे डर वरो मत यार, डर वरो मत, हमारे स्टूडेंट होके डर रहे हो तुम लोग पेपर का जहाज बना के आओगे, बोल रहा हूं ना। आपको यहां डर लग रहा है, वहां जब आप पेपर देखेंगे, बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो जाना है पेपर देख के कि अरे रजा सब पढ़ा हुआ आ गया, और अंडर अचीवर भी नहीं बनना है कि यार 2-4 सवाल नहीं आया तो मुंह लटक गया। सवाल पढ़िए ध्यान से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के जाइए कि हाँ हमने बढ़िया तैयारी की है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सवाल पढ़ के जवाब देना है। एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना है, सवाल ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है ध्यान से, और एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना है, खासकर पेडागोजी के अंदर। ठीक है, बिंदास पेपर देके आइए, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लोग कर लीजिएगा इसको लाइक, ये फिर निकल के जब आप आओगे तो फिर आंसर की डिस्कशन किया जाएगा, कैसा पेपर रहा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी मत ले आओ, है ना। चलो, बाकी कुछ कहा सुना माफ करना, अगर कभी डांट वांट दिए हो तो ऐसा कोई वो नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है। चलो जा यार, हो गया, जाओ मजा लो, टाटा बाय बाय। ठीक है, चलिए बाय।